बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, ब्रसल्स में तकरीब के दौरान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। उन्होंने कहा कि खुदा ने मुझे उस मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, मुझे किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है। जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल से 48 घंटे में होने वाली अमवात की तादाद 340 तक जा पहुंची है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान को चीन और अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है, एक दोस्त के लिए दूसरा दोस्त कुर्बान नहीं कर सकते। मैं इस पर बात करता हूँ, अभी आर्मी चीफ ने जो बात की है लेकिन उससे पहले ये जो तबाही है जी, बर्बादी आई हुई है और ये क्लाउड बर्स्ट, बारिशें, तूफ़ान, ये आपको एक तो कुदरत की तरफ से है ना आफत, उसको तो एक तरफ हम रखें, लेकिन ये भी तो बहुत हद तक मैन मेड क्राइसिस है। जब दरख्तों को काट दिया जाएगा, जब उनकी जगह कंक्रीट के जंगल बन जाएंगे, यानी हाउसिंग सोसाइटियाँ, और बेतरतीब और सड़कें, पार्क, ग्रीनरी, फूड सिक्योरिटी कितनी अहम है जी, कितनी अहम है फूड सिक्योरिटी। तो ये अब हमें तो ये एक सबक भी इसमें है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें, कुछ चीज़ों का तो हाथ में नहीं है ना जी। इसकी प्रेडिक्शन भी नहीं हो सकती, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं और क्या, वो तो आफत कुदरत की तरफ से है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तो हमें ये क्लाइमेट को नज़र में रखना है ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने उस दिन भी बात की थी ना कि मैं इस पर थोड़ी सी मालूमात लेके इसको देखूंगा कि ये हमारा एनडीए में जो है इसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, क्योंकि क्या मतलब कुछ हेलीकॉप्टर्स और कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं वो एनडीएमए के पास होनी चाहिए ज़रूर लाजमन। और एनडीए में मैंने कहा ना कि जैसे कोविड के दिनों में एनडीए में एक ऐसा, ये एनडीए में की भी एक तारीख़ है। ये जब ज़ल्ज़ला आया था ना 2005 का, तो उसके बाद फिर एक ये आइडिया मुशर्रफ साहब के साथ डिस्कस एक जगह पे किया था। मेरा भी थोड़ा सा उसमें था कि जी कोई ऐसी, क्योंकि मतलब अचानक वहाँ पर ज़ल्ज़ला आ गया था और वो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे वहाँ पर इतना ज़्यादा ज़ाहिर है कि वो ये अब ज़ल्ज़ले और ये कुछ ज़्यादा शुरू हो गया पिछले चंद सालों के दौरान। पहले ही होता था 20-20, 50-50 साल के बाद कहीं ज़ल्ज़ला। अब एक दिन के अंदर जो है वो आपको अचानक खबरें आ रही होती हैं ज़ल्ज़ले के झटके, ज़ल्ज़ले के झटके। तो ये ज़ाहिर है कि ये मुख्तलिफ़ जगहों पे दुनिया भर में जो तामीरात हो रही हैं और जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं और फ्यूल कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं और क्या, एक लंबी बात है, मैं उस पर क्या जाऊँ। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि इसका हतमी क्या इसमें अल्लाह ताला अपना करम करे। आज भी उसमें वहाँ से मैयतें अभी लोग खोए, मतलब गुमशुदा हैं बहुत से लोग, इसके हतमी पता चले। पर आइंदा ये अगले चंद दिनों में लोग मुतात नहीं, ये ना जाएँ यहाँ पे इन इलाकों में, क्या ज़रूरत है जाने की। अभी थोड़े दिन घर बैठे ना अपने सुकून के साथ आराम से, अपने आसपास अपने लोग तो जा रहे हैं जी गाड़ी लेके, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, आगे फंस गए जाके, मतलब लोग भी तो नहीं सुनते बात। तो थोड़ा सा बराए करम ये इन जगहों से ज़रा एहतियात करें तो बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। दूसरी बात आर्मी चीफ की जो बात है उसमें दो बातें हैं जिसमें बाकी तो और भी उनकी बातें हैं, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट बातें। एक तो बात जो आसिम मुनीर साहब ने की, मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, उन्होंने कहा है कि ये जो पाकिस्तान एक बैलेंसिंग, यानी आपने इस वक्त जो है वो कैसे बैलेंस रखे चलना है। अच्छा, अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैं जो है ना, और ये पाकिस्तान जो है वो यानी आप ये देखें ना कि चाइना के साथ तो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, अच्छा, और अमेरिका के साथ हम दोस्त हैं, यानी उनके साथ जो है वो असलहा भी
पाकिस्तान में F-16 और ये सारा, ठीक है, उनकी टेक्नोलॉजी भी है और अप एंड डाउन होता रहता है और वो, लेकिन दुश्मनी तो नहीं हुई कभी भी अमेरिका से। और मैं आपको बताऊं, मैं वो भूल नहीं सकता वो बात जो कियानी साहब के दौर में हुई थी, और वो ये हुई थी कि जब ये सलाला पे और बाकी जगहों पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, और पाकिस्तान ने उसके बाद जो है वो नेटो सप्लाई बंद कर दी थी अमेरिका की नेटो सप्लाई पाकिस्तान ने बंद कर दी थी। सही। हाँ, ये उस वक्त अभी इतनी पुराना वाक़या नहीं है, पाकिस्तान ने नेटो सप्लाई बंद कर दी थी, और ये था कि आपने जहाँ से घूम घाम के आना है, कहीं उज़्बेकिस्तान कहीं ताजिकिस्तान से आना है, बनाए तो उनके वो जो है वो उस वक्त तक, जब तक आप इस बात को माजरत नहीं करेंगे, फिर वो लफ्ज़ ड्राफ्ट होते रहे कि वो सॉरी करेंगे, अपॉलॉजी करेंगे, मतलब अमेरिका के साथ हमारे ऐसा। और ये मैं आपको बात उस वक्त की कर रहा हूँ जब शी जिनपिंग नहीं थे, जब बेल्ट एंड रोड नहीं था, लेकिन हम चाइना के साथ एक लॉन्ग टर्म हमारी एक स्ट्रेटेजिक उनके साथ मामला हो चुके थे। तो ये है कि ताल्लुकात तो बिल्कुल ठीक है और अल्लाह का शुक्र है आगे। लेकिन जो बात है ये अब इसको लेके चलना, और मैं आपको बताऊं ये जो है ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि फिर मैं बात वही कहूँगा कि पाकिस्तान दुनिया के उस बहुत बड़े ब्लॉक का हिस्सा है जो कि बैलेंस रख के चल रहा है। आप सऊदी अरेबिया को देखें, सऊदी अरेबिया, चाइना, अमेरिका, यूएई, चाइना, अमेरिका, उन्होंने हवाई बंद तो नहीं किया। इवन यूरोप, कई जगह आप जाएं तो हवाई वहाँ पे आपको मिलेगा, यूरोप के कई मुल्कों में। तो वो जो है वो, इसका मतलब ये है कि वो और आपका ख्याल से यूरोप वहाँ यूरोप के लोग लड़ने जा रहे थे चाइना से नेटो लेके। तो ये जो है ना ये बड़े तरीके से अरब ममालिक आपके सामने हैं, आपके सामने तुर्किया है, बेशुमार मुल्क हैं जो बड़े तरीके से अपने आप को बैलेंस रख के चल रहे हैं। तो उसमें ये बात बड़ी, और ये इसको बड़े तरीके से आगे लेके चलना बड़े, क्योंकि जो है ना मतलब ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है और बड़ी मतलब इसके अंदर एक गहराई इस बात में, गहराई से इसमें कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ना कि आप इस ब्लॉक में या आप इसके साथ हैं या उसके साथ हैं, ठीक है। आप आइसोलेशन में किसी सियारे पे तो नहीं पहुंच गए इंडिया की तरह, मोदी जी की तरह। वो अजीब, वो मैं कोई तंज नहीं, मतलब हकीकत में एक अजीब सा एक मामला है, और वो जो है वो एक अजीब सी सूरत बनी हुई है, उसमें बाद में बात करता हूँ। और वो ये जो कल मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की, जिसका हासिल जो है ना वो ये है कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए। उसका जो एक निचोड़ हम निकालें तो ये निकलता है वो कि जनाब पहले तो ये हुआ, वही से शुरू करते हैं ना, ज़ाहिर है पूरा दिन गुजर गया, बहुत कुछ हो गया और होने जा रहा है। पहले तो ये हुआ कि एक ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल हुआ प्रेसिडेंट पुतिन का। मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप को ऐसा इस्तकबाल करते नहीं देखा। उनके क्या होता है, वो दरवाजे तक जाते हैं और अंदर फिर बिठा देते हैं मीडिया और आगे भी। प्रेसिडेंट ट्रंप जनाब जो मिलिट्री बेस है उस पे पहुंचे हुए हैं हवाई अड्डे पे, और पुतिन जब उतर रहे हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप क्लैप कर रहे हैं, और फिर उनके साथ चलते हुए रेड कारपेट पे एयरपोर्ट पे रिसीव कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिकन सॉइल पे प्रेसिडेंट पुतिन को रेड कारपेट एयरपोर्ट पे ट्रंप, और उसके लिए वो गए हैं वॉशिंगटन से 8 घंटे फ्लाई करके अलास्का, जहाँ पे उनकी टीम यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का के हॉस्टल में ठहरी हुई है, क्योंकि वहाँ पे कोई होटल नहीं है ढंग का। तो उसके बाद अभी आप देखें ना ये कैसे, और रेड कारपेट और खुद एयरपोर्ट में रिसीव कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई वजीर मेहमानदारी है, ना 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 ना, ट्रंप। आप सोचें कि कितने हुक्मरानों को दुनिया के वो अमेरिकन प्रेसिडेंट रिसीव करने जाता है एयरपोर्ट पे, और खासतौर पे ट्रंप। मतलब ट्रंप दरवाजे तक किसी को रिसीव कर ले, कमरे में बिठा लें साथ, तो एक बड़ी इज्जत बंदा अपनी लेके वहाँ से उठ के आ जाए तो ये बड़ी बात होती है। तो वो जो है वो आप देखें कि ऐसा। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो हुआ ना, जहाज जब दाखिल हुआ अमेरिका की फ़ज़ाई हदूद में, तो B-52 बॉम्बर्स ने आगे, और उसके साथ फिर जो F-35 तैयारी हैं
उन्होंने जनाब स्कॉट कर लिया प्रेसिडेंट पुतिन के जहाज़ को। अब यानी एक तरह से आप समझ लें कि जो एक हाईएस्ट प्रोटोकॉल होता है ना, अब आप तसव्वुर करें कि ज़ेलेंस्की के साथ क्या हुआ था, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। यानी ज़ेलेंस्की डिस्कस हो रहा है ना, या बाकी लोग डिस्कस हो रहे हैं, और पुतिन अब, और यूरोप के लोग, यूरोपियन लीडर्स, कोलिशन ऑफ विलिंग इजलास है कल उनका, उस पर बाद में बात करता हूँ। तो B-52 7 F-35 तैयारे, वो जनाब वहाँ से एस्कॉर्ट करते हुए, और जनाब उसके बाद जहाज़ उतरता है वहाँ पे। अच्छा, फिर जहाज़ उतरा तो जनाब वो जो उनकी गाड़ी है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, अच्छा ये अपनी लिमोजिन साथ लेकर आए हुए थे मॉस्को से। जाहिर है प्रेसिडेंट अप्लाई करता है रशिया का, तो अपना पूरा उसकी सिक्योरिटी और गाड़ियाँ और ये और सारा। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि यार छोड़ो ना, पहले वो गए, वो पहले तो चबूतरे पे खड़े हुए, फिर उन्होंने कहा कि यार मेरी गाड़ी में आ जाओ ना। तो उनकी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की गाड़ी है, जिसको द बीस्ट कहते हैं, जैसे एयरफोर्स 1 है, इस तरह उनकी जो कार है प्रेसिडेंशियल कार, उसको द बीस्ट कहा जाता है। अभी देखें कैसे खड़े हैं। अच्छा, अब जनाब रेड कारपेट पे उसके बाद दोनों जो हैं, अच्छा वो पीछे लिखा हुआ अलास्का, ये ब्लू बैनर लगा हुआ और उस पर लिखा हुआ वो जब चबूतरे पे, अच्छा ये बीस्ट में जा रहे हैं दोनों एक ही गाड़ी में, ठीक है, हाथ हिलाते हुए दोनों जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर वो, अब पता नहीं वो जो ड्राइवर है, क्योंकि बीच में वो बुलेट प्रूफ और वो सारा, वो आगे नहीं सुन सकते ना, वो तो ये तो प्रेसिडेंट की गाड़ी है, वो पीछे बात हो, प्रेसिडेंट सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आगे बंदा सुने, जब तक अलाउ ना हो। अब मुझे ये नहीं पता कि आज दुनिया सोच रही है कि अंदर क्या बात हुई, क्योंकि उनका ये जहन था कि वो अपनी गाड़ी में जाएंगे जो लिमोजिन मॉस्को से लाए हैं, यहाँ पे द बीस्ट है। अब जनाब उसमें पुतिन साहब भी बैठ गए, पुतिन दोनों का साथ आ जाओ ना, दोनों बैठ के रास्ते में क्या खटर पटर बात चलती रही। वो अब जाहिर है गाड़ी हो सकता है प्रेसिडेंट की गाड़ी है तो उसमें, लेकिन बहरहाल ये है कि वो अब एक दुनिया लगी हुई है कि दरमियान में क्या बात हुई। उसके बाद जनाब वो पहुंचे मिलिट्री बेस पे। अब आप प्रोटोकॉल देखें, ये अमेरिकन सॉइल पे उतर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन, और प्रेसिडेंट ट्रम्प भी मौजूद है एयरपोर्ट पे। फिर ये चले गए मिलिट्री बेस पे, मिलिट्री बेस पे गए और वहाँ पे वफूद के साथ फिर ये बैठे, कोई 3 घंटे, 3 सवा 3 घंटे के करीब उनकी गुफ्तगू रही। और उसके बाद जो है वो मीडिया के सामने आए, चोर चराबा इधर उधर होता रहा, दोनों कंपोज उन्होंने, असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई, ये कह सकते हैं कि प्रेस ब्रीफिंग उसको कहा जा सकता है, क्योंकि सवाल जवाब नहीं हुए। तो उसमें अब प्रेसिडेंट पुतिन जो है उन्होंने नोट्स लिखे हुए थे, उन्होंने नोट्स पढ़े, और उसके बाद जो है वो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि अभी कोई डील जो है वो नहीं हुई किसी किस्म की, और प्रेसिडेंट पुतिन उसके बाद जो है वो, अच्छा फिर उन्होंने लंच भी नहीं किया दोपहर का एक साथ, लेकिन मीटिंग जो है उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बाद में कहा कि ये 10 में से 10 नंबर हैं इस मीटिंग के, इस मुलाकात के, उन्होंने बड़े कामयाब करार दिया, प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कामयाब करार दिया। अच्छा, अब इसमें जो है वो फिर जब वापस गए प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, तो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प का हम माइंड रीड करने के लिए जाहिर है कि हम रुख करते हैं सोशल ट्रुथ का, उनके प्लेटफॉर्म का, और उसको हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड जो है ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसके बाद ये फिर मैसेज दिया, अ ग्रेट एंड वेरी सक्सेसफुल डे इन अलास्का, द मीटिंग विद व्लादिमीर जो है वेंट वेरी वेल एंड डिड अ लेट नाइट फ़ोन कॉल। उसके बाद आगे कहानी जो है ना, ये इसमें अब थोड़ा सा रंजो गम की दास्तान आगे है इसके, इस मैसेज में आगे। फिर उसके बाद लेट नाइट जो है वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से बात की। अब यहाँ से एक रौला पड़ गया, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से जो बात की है, तो वो जो बात है वो कोई 1 घंटे की कॉल हुई है, 1 घंटा तवील कॉल हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, जो अकेले प्रेसिडेंट ट्रम्प और ज़ेलेंस्की, और फ़ोन के जो बाकी 30 मिनट थे उसमें यूरोप के जो रहनुमा वो भी शरीक हो गए। अच्छा, ये मैं डिटेल बता, ये मैसेज पहले पढ़ें, देखिए ना, ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को कॉल हुई और फिर वेरियस यूरोपियन लीडर्स, जिसमें नेटो के सेक्रेटरी भी थे। और अब यहाँ से कहानी जो है ना,
ये एक चेंज हो गई, सही। ये कहानी पूरी तब्दील हो गई, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका ये है हॉरिफिक वॉर ख़त्म करने का कि डायरेक्टली एक पीस एग्रीमेंट की तरफ जाया जाए जो कि जंग को ख़त्म करे, और सिर्फ सीज फायर की तरफ नहीं, जंगबंदी नहीं, एक मुकम्मल अमन माहिदा, यानी जब तक जंग चलती रहे। सही। यानी प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो मतलब जो उन्होंने करना है करें। यूरोप का ये मौक़िफ़ था कि आप सीज़फायर करवा दें, सीज़फायर करवाएं और फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़ें। इन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम पीस की तरफ जाएंगे, जंगबंदी बाद में होगी। अच्छा, मैसेज को आगे देखें। अब जनाब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तलबी हो गई वाशिंगटन, ठीक है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं विल बी कमिंग टू डीसी ऑन ओवल ऑफिस, यानी अगले चंद घंटों में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं वो वाशिंगटन के लिए रवाना हो जाएंगे। अब आप सोचें कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की पिछली मीटिंग और अब वो उनको वहाँ पे बुला लिया, तलबी हो गई है, वो मंडे को पहुँच जाएंगे वहाँ पे, और मंडे आफ्टरनून उनको ओवल ऑफिस में उनसे मुलाकात होगी। और अगर सारी चीज़ें तय हो गई तो फिर हम शेड्यूल करेंगे एक मीटिंग प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। अब यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि उस मीटिंग में क्या ज़ेलेंस्की होंगे या नहीं होंगे, क्या ट्रायलेटरल मीटिंग होगी या वो सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की और फिर प्रेसिडेंट पुतिन की होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने दावत दे दी कि आप मॉस्को आएँ। उस कल की गुफ्तगू में उन्होंने दावत दे दी। अब ये जो गुफ्तगू है, ये इस मैसेज से अभी तक एक कन्फ्यूजन है कि हम एक मीटिंग रखेंगे और वो मीटिंग जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ एक मीटिंग होगी। अब उसमें वी का है, वी विल लिखा है, लेकिन ये ट्रायलेटरल होगी, फिर बायलेटरल होगी और बहुत सारी मिलियंस ऑफ लाइफ सेव होंगी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अच्छा, अब यहाँ पर इशू ये है कि वो जो बात थी कि जी सीज़ फायर और बाकी वो मामला नहीं हो रहा। साथ ही जो है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने ये कह दिया और बड़ी हद तक जो है वो ये जो यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ यूक्रेन के मीडिया को, कीव इंडिपेंडेंट, ट्रम्प सेज ही एंड पुतिन लार्जली एग्रीड ऑन लैंड स्वैप्स। वो ज़मीन जो है वो एक दूसरे को, जो इलाका उनके पास है, अब मुझे नहीं पता रशिया का कितना इलाका यूक्रेन के पास है, ये रशिया का तो वो निकल गया, रशिया का तो बहुत थोड़ा सा इलाका होगा यूक्रेन के पास, बाकी तो यूक्रेन, तो वो ज़मीन का सारा हो गया सिलसिला। और सिक्योरिटी गारंटीज़ फॉर यूक्रेन, अब इस पे कन्फ्यूजन यहाँ पर एक ये है कि नेटो का मेंबर तो बनना नहीं है, तो सिक्योरिटी गारंटीज़ कैसे होंगी भाई? नेटो का तो मेंबर नहीं बनना ना, तो सिक्योरिटी गारंटीज़ कैसे होंगी? नेटो का मेंबर वो तो छोड़ देना आप, वो तो सारी बात ही ख़त्म हो गई कि नेटो का मेंबर। और उसके ऊपर जो है वो आज अभी इजलास, कल इजलास होगा कोलिजन ऑफ विलिंग जो है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टेमर, प्रेसिडेंट मैक्रोन, जर्मन चांसलर, इटालियन प्राइम, ये जो यूरोप के मुल्क हैं। लेकिन यूरोप की एक, हर मुल्क की एक अलग पॉलिसी है, वो अपने मुल्क को वो देख रहे हैं। और ख़ास तौर पे ईस्टर्न यूरोप जो है ना, वो तो बिल्कुल इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि वो तो फंस गया इसमें कि हम मतलब वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इन हालात के अंदर कोई ऐसी अग्रेसिव पॉलिसी तैयार करे कि जो बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे जाके लड़ाई बढ़ाई शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये जो है ये एक पीस एग्रीमेंट ऐसे होगा किसी अंदाज में कि नेटो की मेंबरशिप आगे नहीं दी जाएगी यूक्रेन को, तो ख़त्म हो गया किस्सा। फिर सिक्योरिटी गारंटी कैसे होगी? तो ये जो है अब इस पर ये उनकी स्टेटमेंट आई है यूरोप की, वो ये है कि जी ट्रम्प, ये किसी सूरत इख्तियार इनके पास होना ही नहीं चाहिए कि ये जो है ये रशिया जो है ये डिसाइड करे कि ये कैसे इनके पास जो है वो मतलब वीटो करे कि जी किसको ईयू, अच्छा ईयू में भी वो कह रहे हैं कि नहीं आएगा, ये भी प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से बात हुई है। तो वो अब ईयू वाले खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ईयू में यूक्रेन को लेना है कि नहीं लेना, तो ये ट्रम्प से क्यों पूछ रहे हैं या पुतिन से क्यों पूछ रहे हैं? भाई ईयू में क्यों नहीं लेते आप? ईयू में यूक्रेन को लें तो फिर एक बहुत बड़ा क्राइसिस है ना। ईयू में आना भी एक ऐसी चीज़ है कि जो
मतलब एक ईयू है, एक शेंगन है, एक बहुत सारे उसमें नेटो है, तो एक ये मेरे ख्याल से पूरा यूरोप अपने आप को रीडिफाइन करेगा। ये ट्रांस अटलांटिक तो ख़त्म हो गई पार्टनरशिप या जो भी था। और यहाँ पर अब ये भी इशू है ना कि अगर रशिया के साथ दोस्ती हो रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो फिर मतलब नेटो है क्यों? वही जो बात मैं अक्सर कहता हूँ, नेटो क्यों है? ये 1945 का ऑर्डर ही ख़त्म हो रहा है ना फिर, कि नेटो ही, ये तो नेटो को ख़त्म हो जाना चाहिए था 91 में, लेकिन नेटो को रखा उन्होंने। और नेटो ने फिर आगे जाके इधर उधर मुल्कों में ख्वामखा में उन्होंने, कभी अफगानिस्तान में, ठीक है 9/11 एक इशू था, लेकिन एक बात ये भी है कि एक इशू तो यूनोकॉल था ना, पाइपलाइन की बात तो चल रही थी उस ज़माने में, उससे पहले कि एक पाइपलाइन स्टार्ट होगी और एक ऑयल पाइपलाइंस, और ये रिसोर्सेज का खेल तो हमेशा होता है कहीं ना कहीं। वो यकीनन 9/11 भी था अपनी जगह, लेकिन और भी बहुत सारे इश्यूज थे। तो अब इसमें मामला ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ गए, और प्रेसिडेंट ट्रंप अब सीज़ फायर से ज़्यादा एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जिसमें ये आगे बातचीत बढ़े। और वो ज़ेलेंस्की से जो कहेंगे, ज़ेलेंस्की से उनकी डायरेक्ट बात हो रही है ना इसमें। यूरोप में तो वो नहीं है, ईयू के मेंबर नहीं है, नेटो के मेंबर भी नहीं है, तो वो तो ये जंग रुकवानी है ना उन्होंने। तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप बात करेंगे तो आपका ख्याल है ज़ेलेंस्की कहेंगे ये इलाके हैं, ये ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे ख़त्म करो। और हो सकता है वो खुद बात करें, हो सकता है वो कहेंगे जाके टर्किया में या कहीं और जगह बात कर लो जाके, और हज़ार काम है प्रेसिडेंट्स जो हैं दोनों। लेकिन हो सकता है वो मॉस्को जाएं, क्योंकि वो जिस तरह से यहाँ पर आए हैं उस तरह से ज़ाहिर है प्रेसिडेंट पुतिन भी उनको प्रोटोकॉल देंगे पूरा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत, मैंने नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप को इस तरह का प्रोटोकॉल देखा किसी को कि एयरपोर्ट पर प्रेसिडेंट ट्रंप खड़े हैं और जनाब वो जहाज़ वो क्लैप कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लैप किया जब वो उतर रहे थे सीढ़ियाँ पुतिन। तो उसके बाद वहाँ पे ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है वहाँ पे गए प्रेसिडेंट पुतिन, और वो ये चूँकि ऑर्थोडॉक्स ये रशिया का हिस्सा रहा है तो काफ़ी बड़ी तादाद में ऑर्थोडॉक्स वहाँ पे, तो वहाँ पे गए। फिर वो जो कब्रिस्तान है वहाँ पे जहाँ पर रशियन सोल्जर्स और वो सब, वहाँ पे उन्होंने, यानी उन्होंने जो रशियन जो यादगारें हैं वहाँ पे, वो सारे उनके आर्च बिशप, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च के आर्च बिशप हैं, उनसे मुलाकात की। तो ये सारा जो है प्रेसिडेंट पुतिन अलास्का में ये करते रहे सारा सिलसिला। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है और वो और उनकी टीम वापस आ गई, और प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा कि मैं अकेला ही यहाँ पे, मतलब मैं मेरी टीम के साथ मैं थोड़ा सा यहाँ रिलैक्स होता हूँ, देखता हूँ अलास्का आगे पीछे घूमते रहे वो, और उसके बाद वो फ्लाई कर गए वापस। अच्छा, अब ये है कि फ़ौरन ही जो है वो टेलीफोन कॉल हुई, और फ़ोन कॉल जो हुई ज़ेलेंस्की को, वो फ़ोन कॉल हुई इस मीटिंग के फ़ौरन बाद। और मीटिंग के में दरमियान में चूँकि वफूद ही बैठे, 1-on-1 तो कुछ थोड़ा सा वक्त मिला जिसमें दोनों शख्सियात ने 1-on-1 बात की, लेकिन ये कि बाकी वफूद बैठे थे, और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको कुछ पता भी नहीं, वो बस बैठे रहे, शोर शराबा, सवाल जवाब, आगे पीछे बातचीत। अच्छा, अंदर जो मीटिंग हुई वफूद की जिसमें दोनों तरफ के वफूद थे, उसमें ज़्यादातर बात जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप उसमें खामोश रहे। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, प्रेसिडेंट ट्रंप खामोश रहे, पुतिन भी खामोश रहे, और वफूद आपस में बात करते हैं। ये दोनों जो शख्सियात हैं ये खामोशी से सुनते रहे दोनों तरफ की बातें, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, चाहिए देखते रहे प्रेसिडेंट्स की तरफ अपने, दोनों खामोश। और इन्होंने कहा आप करें, वफूद बात करे, तो फिर उसके बाद अल्टीमेट जो है वो बात वो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन ने तय करनी है। अच्छा, अब इसमें ज़ेलेंस्की की तलबी हो गई, और ज़ेलेंस्की जाएंगे, और उसके बाद जो है वो इलाके जो हैं वो सिक्योरिटी गारंटीज़, अब अगर नेटो में नहीं है तो फिर सिक्योरिटी गारंटी कौन देगा? नेटो देगा, अमेरिका देगा, कैसे होगा? और ये एक अब अगले चंद दिनों में ये चीज़ डिसाइड हो जाएगी। लेकिन ये है कि ये प्रेसिडेंट पुतिन की बड़ी विक्ट्री है, और ये जो है ये विक्ट्री इस सेंस में विक्ट्री है कि ये ईस्टवर्ड एक्सपेंशन का आइडिया ही गलत था, और ये आइडिया था ये बुश और ये रम्सफील्ड और ये सारे जो इन्होंने कि जी यहाँ पर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होनी चाहिए, उससे पहले भी थोड़ी मोटी, लेकिन 2001 के बाद तो बिल्कुल ही इन्होंने वो कहा ना कि बस यूनिपोलर एक ही दुनिया है, और बस अमेरिका बहादुर, और चलो चलो इधर चलो, और उधर जॉर्जिया, और फिर एक मुल्क और दूसरा मुल्क, और जाहिर है कि वो एक शॉर्ट टर्म लोग बड़े खुश भी होते हैं ना कि यार हम नेटो का हिस्सा बन गए हैं, ये बन गए हैं। मतलब वो कभी सोचा भी किसी ने नहीं था कि यार ये जो है वो 10-12 सालों में, एक ही जनरेशन में जो है वो बर्लिन वॉल भी गिरेगी, और जो उधर खड़ा होगा बंदा वो आगे जाके रशियन प्रेसिडेंट होगा। अच्छा, तो ये जो बात है ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और इसमें फिर ये देखें ना, अगर हम क्रेमलिन का आज 11th, ये मैं उनका देख रहा था अभी प्रेस की तरफ से उनके जो जारी हुए,
प्रेसिडेंट की तरफ से लेइंग फ्लावर्स एट द ग्रेव्स ऑफ सोवियत सोल्जर्स एट द एल्मेदोरोफ रिचर्डसन मिलिट्री बेस 11th। तो ये जो फूलों की उन्होंने वहाँ पे फूल चढ़ाए हैं वहाँ पे सोवियत सोल्जर्स पे, तो ये जाहिर है कि वो एक पुरानी यादें हैं और सारा मामला है। कल जो है वो अब इजलास हो रहा है हंगामी तौर पे यूरोप के रहनुमाओं का, और अब यूरोप जो है वो बाईस्टैंडर के तौर पे खड़ा है साइड पे और वो देख रहा है सारा सिलसिला। और दूसरा जो बाईस्टैंडर हैं यूरोप के मुल्क हैं वो देख रहे हैं, लेकिन यूरोप EU में आपस में मतलब बरतानिया की अपनी पॉलिसी है, वो प्रेसिडेंट मैक्रों की अपनी पॉलिसी है, एक तो है ना इत्तेहाद भी, लेकिन अपनी पॉलिसीज़ भी हैं ना मुल्कों की, और फिर उसके बाद जर्मनी की अपनी पॉलिसी, सबकी अपनी पॉलिसी। लेकिन इसमें इशू ये है कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने, मैं वक्फे भी जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ये जो बात है ना अब ये ज़रा हो गई है, मज़ीद इसको खंगालना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि 6 से 7 जहाज़ गिरे हैं भारत के, 6 नहीं 7, तो भारत के 7 जहाज़ गिरे हैं। अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप, ये मैं 26 स्लाइड कोट कर रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया कोट कर रहा हूँ, उनका मीडिया अपने ने 6 और 7 प्लेन्स, 7, ये हम दोबारा गिनती करें उनके जहाज़ों के कितने जहाज़ गिरे, हम ज़रा चेक करते हैं अपने पायलट से, अपनी एयरपोर्ट से, आर्मी से, कि ये 6 गिरे थे कि 7 गिरे के। देखें ना, ये मैं बात कर रहा हूँ ना, ये पाकिस्तान का, ये है प्रेसिडेंट ट्रंप और ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, वो कह रहे हैं 6 या 7 जहाज़ प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, मतलब जवाब ज़रा सोच समझ के दें प्रेसिडेंट ट्रंप, वो कह रहे हैं 6 या 7 जहाज़ गिरे। अब ये एक सवाल है कि क्या 7 गिरे हैं? ब्रेक के बाद और से डिस्कस करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। 7 जहाज़ गिरे, तो हमारे साइड पे लोगों को ज़रा देखना चाहिए कि कोई एक निशाना जो उनसे मिस हुआ था, वो ऐसा तो नहीं कि वाकई लग गया था क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप 7 कह रहे हैं, 6 या 7, तो ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेंगे जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चेयरमैन NDMA को खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला में इम्तदादी जो कार्रवाइयाँ उनको तेज़ करने का कह दिया है। जारी हैं इमदादी कार्रवाइयाँ, लेकिन नुकसान अब देखते हैं, ये ज़रा थमता है, अभी तो पूरा ये चल रहा है और स्पेल्स की भी बात हो रही है, तो लोग एहतियात करें। सबसे ज़्यादा तो ये है ना कि एक दूसरे की मदद करें और इन जगहों में जाने से गुरेज करें, और लॉन्ग टर्म देखें कि ये कैसे, कुछ चीज़ें तो आपके हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें हाथ में हैं। ये बिल्कुल जनाब वो एक जगह यहाँ से दरिया गुजर रहा है और उसके साथ वो एक 4 कुर्सियाँ डाल के एक होटल बना लिया, और वो होटल मतलब एहतियात करें, मतलब थोड़ा सा जो है ना वो मतलब बस मैं इससे ज़्यादा क्या बात करूँ, अभी तो अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा, इसमें जो है ना अब तो एक तो ये देखना है कि ये किस तरफ जाता है सारा इशू। 6 से 7 जो है ना वो उन्होंने कहा कि ये तैयारे भारत के गिरे, भारत का बहुत दफ़ा जिक्र है पिछले 24 घंटों में, बहुत जिक्र आ चुका है, लेकिन ये जो 6 से 7 है, अब ये एक सवाल है कि ज़ाहिर हम तो मतलब है कि ज़ाहिर है 7 ही होंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, इंडिया भी बताए कि भाई इनको 7 तैयारे गिरे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। 6 से 7, 6 या 7, एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट इजलास हुआ है आज। मैं अभी गज़ा पे आता हूँ, गज़ा के बगैर तो हमारी कोई गुफ्तगू यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि ख़त्म हो। लेकिन वो जो इजलास है वो हुआ है चाइना में, और वो हुआ है ये जो मीकोंग, द माइटी मीकोंग, ये अगर हम इसको सेकंड स्लाइड में देखें या थर्ड स्लाइड में देखें, द माइटी मीकोंग जब ये निकलता है चाइना से, यानी तिब्बत से जब निकलता है और चाइना में जब होता है, तो ये जो है इसको लैंकांग रिवर कहते हैं। फिर ये जब बाद में ये इन मुल्कों में दाखिल होता है, तो ये जो है ये 6 मुल्क इसमें फिर ऐसे हैं जो कि मीकोंग, द माइटी मीकोंग रिवर। अब इसमें म्यांमार और लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है ना, 6 मुल्क जो हैं इसके, वियतनाम, और फिर ये आगे जाते जाते जो है फिर ये जाता है और जाके साउथ चाइना सी में गिरता है।
अच्छा, ये जो है ये मुल्क जो है ये यानी ये दरिया वहाँ से शुरू हो रहा है तिब्बत से, और फिर ये कोई 70 मिलियन लोगों को तकरीबन उनकी ज़िंदगी जो है वो इस पर डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ से फिर ये पूरा दरिया का जो है इनका मेन दरिया जो यही है, इन 6 मुल्कों का, 6 मुल्क इसके मेंबर हैं। अच्छा, अब आज वहाँ पर जो एक मीटिंग हुई है उसका मैं अगर तज़किरा करूँ तो वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इनके जो ये मैं पीपल्स डेली न्यूज़ कोट कर रहा हूँ 25 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कॉल फॉर अपग्रेडेड लैंगकोंग मीकोंग कॉरपोरेशन। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इसको ये जो माइटी मीकोंग का जो इलाका है, जो कि ये एक ही दरिया है, ये ध्यान में रखें, दरिया एक ही है। ये जब चाइना में है तो ये लैंगकांग है, और जब ये एंटर हुआ आगे के इलाकों में तो ये इसका नाम मीकोंग हो गया। और ये एक चाइना ने एक फोरम बनाया है सारे मुल्कों का, जिसमें सारे मुल्क वहाँ पे मौजूद, और वो मौजूद उनके, और इसको कैसे पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यहाँ पे सर। अच्छा, अब ये जो है ये लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बिल्कुल एक मुतबादिल। चाइना का तो मीकोंग रिवर तो वो तो अपना चाइना कर रहा है ना, लेकिन सन 2000 में ये मोदी जी को ज़रा थोड़ा सा इसको स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या हुआ है, क्योंकि ये मीकोंग गंगा फोरम बना था सन 2000 में, और वो था एक्ट ईस्ट और ईस्ट, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसमें यही सारे मुल्क थे, और वो इंडिया ने तशकील दिया था वो कि ईस्ट की तरफ जो पॉलिसी है हमारी, तो उसके लिए गंगा मीकोंग जो कि उसका कहीं वो तहलील हो गया सही। और अब जो है वो यहाँ पर जो है ये एक इसको इंडिया स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से दिखता है बहुत ज़्यादा उनके लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पे पूरा आसियान और ये आपका जो ईस्ट की पूरी साइड है। तो ईस्ट, मैंने उस दिन में बात की थी कि आसियान के मुल्क जितने हैं उन सारे मतलब बड़े मुल्कों के सरबराहान जो हैं वो चाइना में, उनकी जो 3 तारीख को परेड हो रही है उसमें प्रीमियर शी जिनपिंग बहुत अहमियत दे रहे हैं आसियान को। ये आपकी जियो पॉलिटिक्स तो शुरू ही आपके मोहल्ले से होती है ना, इलाके से होती है, फिर उसके बाद आप जाते हैं ना दूर कहीं आस पास पड़ोस में। तो ये आप देखें कितनी ज़बरदस्त बात है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात, अब उनका मुल्क उनको बनाना है खुद, देखें उनका मुल्क उनको खुद बनाना है। और अब आप देखें सीरियंस को वहाँ से यूरोप में जो सीरिया के लोग थे या बाकी लोग थे, सीरिया में उनको निकाला जाएगा वहाँ से। यूक्रेन के 2 लाख लोगों को अमेरिका निकाल रहा है कि तुम्हारी जंग बंदी होगी, यहाँ से निकलो, यूक्रेन के लोगों को। तो ये जो है ना, ये अब अफ़गानिस्तान को कैसे वो बिल्ड करना है, कैसे दुनिया खुलेगी, और वहाँ पे उनके रहनुमा जो हैं लीडर्स वो भी बड़े ज़ाहिर है कि अपने मुल्क पे ही उन्होंने आगे, और बड़े उनके ज़बरदस्त लोग हैं हमारे पख्तून भाई जो हैं, अफ़गान भाई। ये ख़त्म हो जाएगी दहशतगर्दी वगैरह और ये इंशाल्लाह। तो ये जो है ना, ये इससे हम निकल जाएंगे सारे, और ईरान के साथ तो आपके सारे रीजन के ताल्लुकात। तो आप देखें कितनी बड़ी बेल्ट है ये, बेल्ट कितनी बड़ी बेल्ट है, जिस जो आपके पड़ोस के मुल्क अगर आप जाएं तो ये चलते चलते आप पूरा तुर्किया, आज़रबाईजान, सेंट्रल एशिया, ये बज़ाहिर बड़े छोटे छोटे मुल्क लगते हैं सारे, अब इनकी इंपॉर्टेंस अब आप देखें तो कितना बड़ा ये पूरा। और फिर एक अल्लाह का फजल होता है ना कि आपका फ़ैसला कि जी आपने कहा हम आज़रबाईजान के साथ हैं, जो मैंने कल भी बात की थी कि ये भी तो हो सकता था कि आर्मीनिया जीत जाता जंग में, जब रशिया आ जाता कि जी वो CSTO के मुल्क हैं और जनाब वो, लेकिन रशिया भी तुर्किया के साथ गया, उस वक्त आर्मीनिया नाराज़ हुआ जो भी हुआ, लेकिन वो बहरहाल आज़रबाईजान इनके दरमियान पीस एग्रीमेंट होता है। तो ये पूरा रीजन चेंज हो रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है तो ये एक बड़ा इशू है कि ये चूँकि माहिदा नहीं हुआ और वांगी आ रहे हैं, इंडिया का दौरा कर रहे हैं, तो अब वो पॉलिसी जो है ना कि हवा में झूल रही है, क्योंकि अगर ये तो माहिदा हो जाता ना तो यहाँ मोदी जी को डिसाइड करते चीज़ कि हमने इधर जाना है कि इधर जाना है, क्या करना क्या है, कैसे होगा, वो जो मामला है ना वो अपनी जगह पर कहीं टैरिफ वैरिफ वो कहीं साइड पे वो कहीं हवा में है, क्योंकि वो नहीं तय हो पा रहा। तो अब वो क्या करना है, मतलब वहाँ पे वांगी आ रहे हैं, उनको कैसा प्रोटोकॉल देना है, कैसे बात करनी है, कौन सी कमिटमेंट्स करनी है, क्या, तो ये कुछ चीज़ें तय नहीं हुई हो पा रही उनकी, जिसको करना चाहिए उन्हें तय,
और ये जो है ये पाकिस्तान के तो ये मामला सिक्योरिटी के हवाले से, तो अब ये जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें जो है ये तो एक तो ये हो गया कि वो स्ट्रेटजिक वो जो वहाँ पे हो रहा है ना, मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि इंडिया को उस तरफ देखना चाहिए। इधर तो चले जो हुआ सो हो गया, ईरान और चाबहार और ये सारा, वो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट को आप देखें कि चाइना कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। चाइना ने ये सारे मुल्कों को अपने साथ मिलाया है, उसको अपग्रेड करने जा रहे हैं उस फोरम को। पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, वहाँ पे डैम्स कैसे बनेंगे, मुल्कों का कंसर्न था कि डैम्स बन रहे हैं तो वो चाइना सबको सारे फॉरेन मिनिस्टर्स जमा हैं चाइना में, वो सारा तय कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। और वो लुक ईस्ट और ईक ईस्ट, वो ये गंगा मिकोंग फोरम किधर गया मुझे बताएं ना। गंगा मिकोंग फोरम था ना एक, तो वो तो गायब हो गया। तो ये तो जो है ये तो लैंगकोंग मीकोंग फोरम ये तो अलग है बिल्कुल, कॉपरेशन फोरम ये तो बिल्कुल अलग, ये तो चाइना का है। 12 तो एक तो ये, उसके बाद ये है कि अब ये पीर के रोज़ मुलाकात और ये सारे सिलसिले होंगे, और दरमियान में कल यूरोप का मामला तय होगा और ज़ेलेंस्की वहाँ रवाना हो जाएंगे और डिटेल सामने आएंगे। लेकिन गज़ा जो है उसमें ये इसको तो इसके मुझे नहीं पता नेतन्याहू के साथ क्या हो रहा है। अब ये एक है, अब जनाब क्योंकि जितना आखिर में पूरा जो मलबा है ना वो आखिर ऐसे करके सर पे गिरेगा नेतन्याहू के, आखिर में ये जो है ना बच्चों, तो पूरी अरब वर्ल्ड, पूरी दुनिया, सारा प्रेसिडेंट ट्रंप आगे पीछे दाएं। अब आप सोचें कि उन्होंने नेटो को कहाँ क्या किया है नेटो के साथ, और आप सोचें कि ज़ेलेंस्की के साथ क्या हुआ है, और आप सोचें कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इकोनॉमी की बात। अब मैं आज सिर्फ जो है वो मुझे आप ये बताएं कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप कहीं दूर दूर तक ये किसी को एहसास है कि वो दलाई लामा के लिए वो इंडिया के साथ आके चाइना से लड़ेंगे? मतलब चाइना से उनकी लड़ाई होगी दलाई लामा पे। अब सर फॉरेन पॉलिसी मुझे नहीं पता मोदी जी की कैसी क्या, मैं मतलब ये भी एक केस है, इसको स्टडी करते हैं कि अभी क्या हो रहा है यार, कुछ हमें बताए कि ये क्या हो रहा है। मतलब वो ईस्ट उधर से हो गया, उधर से वेस्ट की साइड आपकी पूरी निकल गई, फिर सेंट्रल एशिया से डिस्कनेक्ट हो गए, मतलब क्या। तो बात ये है कि अब इसमें जो है ये, अच्छा गज़ा में क्या होगा? गज़ा में वहाँ पर जनाब वही सीज़ फायर के एग्रीमेंट के ऊपर अब वो हमास वाले वो कहते हैं कि जी हम ये मुआहदा लेकर आए हैं, यानी वो 60 दिन वाला। तो उस दौरान जो है वो अगर वो 60 दिन रहेगा मुआहदा तो फिर हम डिसआर्म कैसे होंगे? मतलब इस दौरान जो है अगर किस्तों किस्तों पे छोड़ना है, मतलब नेतन्याहू अपनी जान बचा रहा है ना इस वक्त। नेतन्याहू ये देख रहा है कि ये ज़रा ध्यान उधर है, इधर आएगा तो फिर ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर उन्होंने मकू ठपना है ना इसका। ये तो वो अच्छा, अब उस पूरे ब्लॉक का हिस्सा पाकिस्तान है, एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जिसका हिस्सा पाकिस्तान है। अच्छा, अब ये है कि उसमें जो है वो कहता है कि जी अच्छा ये जो है ये सीज़ फायर हो गई, वहाँ पे कुछ मुझे दिन मिल जाएं, 2 दिन मिल जाएं, 4 दिन मिल जाएं, बकरे की माँ कब तक मरे। अच्छा, उसमें जो है वो स्टीव वित्कॉफ है दरमियान में, ठीक है, स्टीव वित्कॉफ ये सारा एक तरह। अच्छा, आपको पता है इसमें मुलाकात में एक आदमी को नहीं बोला जो कीथ केलॉग को बुलाया ही नहीं, जो नुमाइंदा खसूसी बराए यूक्रेन था वो बंदा ही नहीं है ना उधर डेलीगेशन में, उसको किसी ने पूछा ही नहीं। वो कहीं उसको उधर वो किधर है बंदा यार, ने कहा कीथ कौन है? वो यार ये यूक्रेन का जो नुमाइंदा खसूसी था, ये तो बचे के उसका के नुमाइंदा खसूसी थे स्टीव वित्कॉफ। तो वो कीथ केलॉग ही गायब हो गए, वो जो जनरल साहब जो पता नहीं वो क्या वो यूक्रेन की साइड पे थे, तो वो कहीं फारिग हो गए दरमियान में, और वो उनको पता ही कुछ नहीं, वो मीटिंग का हिस्सा भी नहीं है, यूक्रेन का फैसला हो रहा है। अब इशू ये है सारा कि वो कह रही जी हमास ने लचक पैदा की। हमास ने ये कहा पहले कि आप सारा का सारा 1 फेज़ में इसको करें, सारा का सारे आप इसराइल की फ़ौज को बाहर निकाल लें और सारे कैदी और यरगमाली। अब वो जनाब जाके वो मरवान बगरूती ये आप ये देखें, ये वो वॉर क्राइम्स हैं जो लोगों के जहनों में रहेंगे। आप एक वज़ीर वहाँ पे टॉर्चर छोड़ दें, एक कैदी के वज़ीर जो है जाके उसकी जहाँ पे वो कैद है वहाँ जाके वीडियो बना रहा है, और वीडियो बना के और उसको रिलीज़ कर रहा है कि ये जो है ये मरवान बरगोती मैं तुम्हें अपने हाथ से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं ज़िंदा। मतलब ये आप ज़रा देखें कि ये वहाँ पे फ़लस्तीनी रहते किस तरह हैं, वहाँ पर क्या गुजरी है मगरबी किनारे में इतने सालों में, और गज़ा में क्या हुआ है, और क्या किस तरह से ये लोग, ये तो कहानियाँ खुल के सामने आ रही हैं ना।
और साबरा शतीला तो मेरे ख्याल से जो लोग गए हैं बैरूत वो यकीनन उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर अभी भी जाएँ तो वहाँ पर कितनी बड़ी आबादी। और फिर सीरिया में जब ये सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग इन्होंने शुरू करवाई तो यहाँ पर जो सीरिया में जो फ़लस्तीनी थे वो भी वहाँ गए और बड़ी बड़ी बहुत बर्बादी हुई है यहाँ पे एनीवे इस रीजन में। अब इशू ये है कि वो कहते हैं कि सारा का सारे आप एक उसमें छोड़ दें तो वो भी कोई इशू नहीं है। सारे आप अगर 60 दिन में जाते हैं तो फिर अगर 60 दिन लगेंगे तो फिर हमास तो फिर डिसाम नहीं होगी ना भाई। हमास कैसे डिसाम होगी फिर? तो हमास तो रखेगी ना अपने आप, अपने पास असला हमास रखेगी उस वक्त तक जब तक उनके पास यरगमाली है और जब तक वो बात आपकी चले बना तो इसराइल घुस जाएगा। और अगर अरब फोर्सेस अंदर नहीं आती और यूनाइटेड नेशंस के लोग नहीं आते तो सिक्योरिटी कौन करेगा इस पूरे अरसे में? मतलब हमास अपने हथियार सारे फेंक दे, अरब ममालिक और इंटरनेशनल फोर्सेस अंदर जाए ना और इसराइल जो है उसकी फौज भी बैठी रहे, तो ये कैसे मुमकिन होगा? मतलब ये एक तो आखिर में अब वो रोज़ लचक करते करते अब वो जो जी अच्छा जी उनकी तरफ रिवाइज प्लान आ गया है, अब आहिस्ता आहिस्ता कि जी वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनको इतला यही दी जाए। ये देखें ना 14 हमास निगोशिएशन सिग्नल विलिंगनेस अपने लोगों। ओ भाई विलिंगनेस क्या है? वो विलिंगनेस ये कि वो कह रहे हैं कि तुम चाहो तो 60 दिन में रखो, तुम चाहो तो इसको अभी कर लो, 60 दिन में रखोगे तो फिर असला हम डिसाम नहीं होंगे, और अगर आपने एक ही उसमें सारा करना है, कैदी भी रिहा करने हैं और सारा करना है तो हम डिसाम होंगे। जो कि बात पहले तय थी कि एक फ़लस्तीनी अथॉरिटी किसी नई शक्ल में वहाँ पर जो है वो उसका नाम फ़लस्तीनी अथॉरिटी रख दें, कोई काउंसिल रख दें, कोई भी नाम हो फ़लस्तीनियों की हो और वो उनके लोगों को इत्मीनान हो और 7 अरब ममालिक हो। तो आज जो डेथ्स हुई हैं, आज जो लोग शहीद हुए हैं वो भूख से, इन्फेक्शन से वहाँ पे डेथ्स हुई हैं। और हम देखें इंसान हम ये बिजली लाइट चली जाती है, गर्मी हो जाती है, पानी नहीं मिलता, क्या हाल होता है हमारा थोड़ी देर में, और खाना नहीं मिलता और साथ बीमारी हो जाए तो क्या इंसान कितना नाशुक्र है। आप ज़रा तसव्वुर करें वहाँ पर 50 डिग्री टेम्परेचर है, 50 डिग्रीज और पानी नहीं है, और दुनिया की कदीम तरीन कौमों में से एक कौम है फ़लस्तीनी कौम, और वो एक ज़मीन के हिस्से के लिए लड़ रही है। और आप ये देखें कि जिन कौमों को अल्लाह ने ज़मीन दे दी है, ख़ित्ता दिया है, और उसमें मौसम भी दिए हैं, उसमें रिसोर्सेज भी दिए हैं, उसमें पानी भी है, उसमें आप वो देखेंगे वो मुल्क कितनी अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। और आप उन कौमों से पूछें जो एक इतना सा किसी तरह हमें शनाख्त मिल जाए कि हम फ़लस्तीनी है भाई, हमें तस्लीम करो, आप ज़रा तसव्वुर करें। तो बाज़ दफ़ा जो है ना वो अजीब इसमें सबक होते हैं कि इंसान उसको सीखना चाहे तो सीखे, नहीं सीखना चाहे तो इंसान उसको ना उस पर गौर करे। लेकिन ये है कि वो अब ये उनकी तरफ से कि वो जी वो तैयार हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं, और ये अब इसराइल नेशनल न्यूज़ में अभी देख रहा था 17 न्यू डॉक्यूमेंट्स रिवील हमास शिफ्ट ऑन हॉस्टेज डील। और शेफ हमास तो इशू ये है कि आपने जो करना है, जो ये जो है ना जो जैसे मानना है आप मान के, किस्तों में करना है तो किस्तों में छोड़ दें, तो फिर वो असला रखेंगे अपने पास। एक साथ करना है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि मुझे ये रोज़ तमाशा, तो ये फिर निकाल के वही बात ले आता है स्टीव विटकॉफ की, उसकी इसका इतना मुखो ठप्पा जाएगा नेतन्याहू का, ठीक है, और दुनिया नहीं भूलेगी इस कत्लेआम को। और ये जो है बस अभी 2 दिन 4 दिन ये इससे हो सकता है इसी दौरान वो रिपोर्ट जाए ना कि वो ये हो रहा है वहाँ पे, ये भी है ना गैप, ये अगली मीटिंग तक भी। तो ये पूछे स्टीव विटकॉफ से उधर क्या हुआ है, पूरे अरब वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से ये लड़ेंगे इससे। और ये तो मुल्कों का इशू ही नहीं है, ये तो इंसानियत का इशू है, बेसिक इंसानियत का इशू है। तो ये जो है ना ये अब हम दुआ करते हैं यूक्रेन का जो पीस एग्रीमेंट है वो जल्दी साइन हो, और ट्रम्प बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। देखें ना अपना उन्होंने अपने को डाउन किया है ना प्यूटिन, और प्यूटिन जो आप देखें उसी तरह से रिस्पेक्ट प्यूटिन। तो ये तो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन और फलाना दिमागना, ये तो जंगों के इन्होंने बर्बाद करके रख दिया था। उसके बाद जो है वो दूसरी बात, और फिर ये है कि पाकिस्तान उस ब्लॉक का हिस्सा है। तो ये कि और ये जो कुदरती आफात हैं इनके लिए हम प्लान करें तो इंशाल्लाह निकल जाएंगे आगे, ठीक जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।